नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा भृत्य एग्जाम का आयोजन किया जाना है। तो इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हाल ही में टेट एग्जाम और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया जाना है। अगर हम इन परीक्षाओं की बात करते हैं, तो इन परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी है। तो ये जो टॉपिक है, आपके बहुत सारी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आप तैयार रहिएगा दोस्तों। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसी महीने हमें 2 एग्जाम देखने को मिल रहा है। इसके बाद बहुत ही जल्द और भी दूसरा एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। तो तैयार रहेंगे दोस्तों सभी चीज़ों के लिए। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भाग 10। इससे पहले मैंने कुल 9 भाग बना चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीयकृत वृक्ष वृक्ष है। तो भारत में कुल 30 से अधिक राष्ट्रीयकृत वृक्ष हैं। तो उन राष्ट्रीयकृत वृक्षों में छत्तीसगढ़ में कितनी राष्ट्रीय वृक्ष है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष हैं, जिसमें कि 3 यहीं सामने हैं, साल, सागौन, खैर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और यदि हम कुल 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष की बात करते हैं तो 3 तो यहाँ लिखा ही है दोस्तों। यदि हम चौथा की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा साजा, पांचवा बीजा और छठवां जो होता है वो है शीशम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुल कितने राष्ट्रीयकृत वृक्ष पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, तो कुल 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष पाई जाती है, जिसमें से पहला साल, दूसरा सागौन, तीसरा खैर, चौथा साजा, पांचवा बीजा और छठवां जो है शीशम है। तो याद रखेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का क्वेश्चन हम लिए हैं वो पिछले वर्ष सीजी व्यापम के परीक्षा में पूछा गया है। तो वही का ही क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप जान रहे हैं, सीजीपीएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजन किया जाना है उसका जो लेवल होता है एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन सीजीपीएससी प्यून में हो सकता है शायद लेवल कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी से हमें हर स्तर का क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। तो क्वेश्चन एक रहेगा दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ इसमें इतना मैं कंटेंट दूंगा आपको कि आप इससे संबंधित और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरा पूरा जो लेक्चर रहेगा आज का, उसमें कुल 20 प्रश्न है, लेकिन वो 20 प्रश्न अपने आप में 100 प्रश्न के बराबर है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और बहुत ही मनोयोग से अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। बहुत ही काम का चीज आपको मिलने लगेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। छत्तीसगढ़ में कुल 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष है, जिसमें से साल, सागौन, खैर, साजा, बीजा, शीशम, ये 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया। तो आपको मैं बता दूं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस आजादी में प्रत्येक राज्य जो है उत्सव मनाना प्रारंभ किया और कई जगह देखे हम झंडा जो है यानी कि ध्वजारोहण हुआ है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े थे और इसी में जब भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी उत्सव मनाया गया। यह जो उत्सव जो है ध्वजारोहण के रूप में हमें सबसे पहले देखने को मिला। देखिए, अब दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है श्री घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यदि रविशंकर शुक्ल की बात करूं तो इन्होंने नागपुर में ध्वजारोहण किया। आर के पाटिल की बात करूं तो ये रायपुर के वो भी पुलिस लाइन में। ठीक, तो रायपुर के पुलिस लाइन में आर के पाटिल ने ध्वजारोहण किया। घनश्याम सिंह गुप्त तो मैंने आपको बता ही दिया दुर्ग, और वही रामगोपाल तिवारी की बात करूं तो इन्होंने बिलासपुर में ध्वजारोहण किया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, फिर से बताता हूं आपको। रविशंकर शुक्ल नागपुर, आर के पाटिल रायपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग और रामगोपाल तिवारी बिलासपुर। तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया।
चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह गुप्त। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भले ये क्वेश्चन एक है लेकिन वो अपने आप में 4-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये देखिए 2016, 2017, 2016 ये इस तरह के परीक्षा में आया हुआ है, और जो अभी क्वेश्चन बताया वो खुद सीजीपीएससी के परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2020 का प्रश्न 2020 का एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देखिए यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया था। यदि वामन राव लाखे जी की बात करो तो गांधी चौक रायपुर में, आर.के. पाटिल पुलिस लाइन रायपुर में, पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग और राम गोपाल तिवारी बिलासपुर में। तो इन सभी को आप याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ दे ने किस उपाधि का त्याग किया? तो देखिए उपाधि का त्याग हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हमें देखने को मिला। तो 1920 ईस्वी में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ, एक सकारात्मक कार्यक्रम था, दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम था। तो नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम देखते हैं उपाधियों का त्याग है, काउंसिल का बहिष्कार है, ठीक, स्कूल का बहिष्कार करना, जो सरकारी स्कूल है उसका बहिष्कार करना। तो ये सब चीजें हम देखें। तो यदि हम उपाधियों का त्याग की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग किए थे, ध्यान रखेंगे। और वहीं खान साहब की बात करूं तो काजी शेर खान, ओके। और राय साहब की बात करूं तो वामन राव लाखे ने, ठीक है, वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि को त्याग किए और जनता उन्हें लोकप्रिय के नाम से संबोधित किया। तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया है, ठीक है। चलिए देखिए उपाधियों के त्याग का हम बात कर रहे थे। तो राय साहब की उपाधि का त्याग, देखिए वामन राव लाखे जी ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया, जनता इन्हें लोकप्रिय के नाम से संबोधित किया है, ध्यान रखेंगे। यदि हम वामन राव लाखे की बात करें तो 1919 में इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा यह उपाधि दिया गया था। साथ ही साथ राय साहब की उपाधि बैरिस्टर कल्याण जी ठेकर, सेठ गोपी किशन, बाजीराव कृदंत और मोरारजी ठेकर को भी प्रदान किया गया था। वही खान साहब की उपाधि की बात करते हैं तो काजी शेर खान को खान साहब की उपाधि प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं नया फैक्ट है, आपको पता है पीएससी जो है नया कुछ न कुछ नया फैक्ट लेकर आते ही रहता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह के चट्टानों पर विकसित हुई है? तो लाल पीली मिट्टी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो ये करीब करीब 55 से 60% तक क्षेत्रों में फैला हुआ है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के 55 से 60% क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, यह विस्तारित है, ठीक है। अब इसमें पूछा यह जा रहा है कि किस तरह के चट्टानों पर विकसित हुई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट सिस्ट टाइप के चट्टानों में क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है, या इस पर ये क्या है, विकसित हुई है। चलिए इसके बाद से कुछ डिटेल्स और देखते हैं। देखिए लाल पीली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। आपको ही बताया मैं करीब करीब 60% क्षेत्रफल को कवर करता है। इस वर्ग की मिट्टी जो है प्राचीन युग की ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर ही विकसित हुई है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे यहाँ पे। तो ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है तथा यह भी माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है गोंडवाना चट्टान से हुई है। तो ये दो फैक्ट है, इन दोनों फैक्ट को आप याद रख लेंगे। इसमें क्या होता है, बालू पत्थर सैल इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। और लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में मटासी मिट्टी भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। स्थानीय नाम की बात करूं लाल पीली मिट्टी का तो इसे स्थानीय नाम में लाल मटासी कहा गया है, ठीक। अब देखिए इसमें जो आवश्यक ह्यूमस व नाइट्रोजन है उसकी कमी होती है और इसी कारण इसमें उर्वरता भी कम पाया जाता है, ठीक है। और यदि हम मुख्य फसल की बात करते हैं, देखिएगा यदि हम लाल पीली मिट्टी का मुख्य फसल की बात करें तो इसमें जो फसल हमें देखने को मिलता है वो है जैसे धान हो गया, ये धान की खेती की जाती है। तो धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, ये सब
फसल हमें देखने को मिलता है लाल पीली मिट्टी में। और देखिए लाल पीली मिट्टी कहाँ कहाँ फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, रायपुर, धमतरी, कोरिया, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर और भी क्षेत्र है। तो मुख्य इन जिलों में हम देखते हैं। तो ये सब बात को आप ध्यान रख लें। लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। मुख्य फसल धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का है। कहाँ विकसित हुई है, तो ग्रेनाइट से इस चट्टान पर विकसित हुई है और साथ ही साथ गोंडवाना चट्टान से भी विकसित हुई है। दोनों को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोंडवाना से ही ग्रेनाइट सिस्ट कैंथित रूप में देखने को मिलता है हमें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे अकेडमी द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। यदि आप अभी तक हमारे टेस्ट को परचेज नहीं किए तो आप हमारे टेस्ट को परचेज कर लेंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जो फीस है मात्र 149 रुपये है। इसमें आपको यह देखने को मिलेगा, आयोग के पैटर्न के आधार पर आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको OMR और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी देखने को मिलेगा। की पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों। तो सीजी प्यून और सीजी टेट इन दोनों का अलग अलग टेस्ट आयोजन किया गया है। तो यदि आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट के द्वारा जो होता है ना, हम अपने तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप हमारे एकेडमी से टेस्ट ले या कहीं और दूसरे एकेडमी से टेस्ट ले, पर टेस्ट जरूर लीजिए। इससे क्या है ना, आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको यह भी पता चलता है कि तय समय में हमारा उतना क्वेश्चन बन पा रहा है भी कि नहीं। ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलता ही रहेगा। और वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। तो देखिए, धातु मूर्ति कला का कार्य कौन सा जनजाति करती है या जाति करती है, तो यहाँ पे सरगुजा क्षेत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलार जाति। आपको बता दो, घड़वा जो है ये बस्तर क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, और झारा जो रायगढ़। इसके अलावा एक और धातु शिल्प कला की बात करूं, देखिए ये जो तीनों के तीनों जो है ना, ये सब धातु शिल्प कला के अंतर्गत आता है। तो धातु मूर्ति कला बोले या धातु शिल्प कला बोले, तो ये सारा का सारा एक ही है। ठीक है, तो धातु शिल्प कला में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे घड़वा शिल्प कला, झारा शिल्प कला, मलार शिल्प कला। ठीक है, मलार जनजाति द्वारा किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं तो ढोकरा शिल्प कला, तो ढोकरा शिल्प कला हमें कोंडा गांव में खासतौर पे देखने को मिलता है। ये सब याद रख लेंगे। तो ये 4 धातु शिल्प कला मैंने आपको बताया है, ये 4 धातु शिल्प कला और कहाँ कहाँ इसका हम देखते हैं। ठीक है, तो मलार कहाँ हो जाएगा, सरगुजा। तो ये सब याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मलार, देखिए एक एग्जाम में ढोकरा शिल्प कला के बारे से भी पूछा गया है, झारा शिल्प कला के बारे से, ये सारा शिल्प कला के बारे से पूछा गया। तो मैं आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन एक रहता है लेकिन उससे आपका कई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल्स भी दे रहा हूँ दोस्तों, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो सारा फैक्ट्स मैं इस क्वेश्चन में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलार। चलिए आगे बढ़े। देखिए छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब यह है कि मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में 2001 में मान लेते हैं 1000 जनसंख्या था, और वही 2011, आपको पता है कि जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 साल में होता है। तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहला जो है अभी जो हुआ था वर्तमान में वो 2011 में हुआ था, और इसके पहले 2001 में हुआ था। तो मान लेते हैं 2000 हो गया जनसंख्या, तो वृद्धि हुआ ना 1000 का। ठीक है, अब 1000 का वृद्धि हुआ इन 10 साल में। अब हम इसका परसेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर दिया, 2000 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 100 से गुणा कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं लगभग क्या, ये 50% हम यहाँ पे 10 की वृद्धि दर देख रहे हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी आपको कि 2011 में जनसंख्या कितना था और 2001 में कितना था, बस फिलहाल अभी इतना आप जान लीजिए, 22.59% जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, और यदि देखिए
2011 की यदि हम बात करते हैं, 2011 में जनसंख्या का, तो 2011 में जनसंख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की बात करूँ तो 2,55,45,198 लोग हैं, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है तो अभी तो बढ़ गई होगी, और हाल ही में जनगणना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। अभी तक तो जनगणना का आंकड़े भी आ जाना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये रुक गया और डिले हो रहा है। तो ध्यान रख लेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.59% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। यदि आपको भी उत्तर पता है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख कर दीजिए हमें कि 7 का ए, 7 का बी, ऐसा करके। तो इससे क्या होगा, पता तो चलेगा कि आप 20 में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और मैं प्रत्येक दिन मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और 20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नाम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, लाल पीली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी बोलते हैं, तो ये तो सही है। काली मिट्टी को बोलते हैं हम लोग कन्हार मिट्टी, और इसको साथ ही साथ इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख लेंगे, काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगुर मिट्टी या कन्हार मिट्टी, ठीक। और काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, यदि हम मिश्रण की बात करते हैं काली और पीली मिट्टी का, तो ये कछार नहीं होता दोस्तों, ये होता है डोरसा, ठीक है। और वही अनुपजाऊ लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं जिसे भाटा मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। या मिश्रित मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें और भी मिश्रित मिट्टी हमें देखने को मिलता है। जैसे आपको एक तो मिल गया काली पीली मिट्टी जो कि ढोसा है, तो यहाँ पे हो गया एक काली पीली मिट्टी, इसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो एक होता है भाटा एवं टिकरा मिट्टी, भाटा एवं टिकरा मिट्टी, मतलब भाटा मिट्टी और टिकरा मिट्टी के मिश्रण से बनता है, इसे हम बोलते हैं पहाड़ी मिट्टी, ठीक। तो इसे याद रख लेंगे। और तीसरा की बात करूं तो एक होता है लवण एवं जैव युक्त, ठीक है। तो लवण एवं जैव युक्त मिट्टी जो है इसको हम लोग बोलते हैं कछारी मिट्टी। तो ध्यान रख लेंगे, ये 4 प्रकार का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। और वही मिट्टी की बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, समझिएगा। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ये हो गया लेटराइट मिट्टी, ठीक। और एक और चौथा मिट्टी की बात करूं तो ये हो जाएगा टिकरा मिट्टी, यानी कि लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, टिकरा मिट्टी, ठीक है। तो इतना याद रखें। देखिए, मैं आपको 4 जो है मिश्रित मिट्टी के नाम बताया और 4 जो है प्योर मिट्टी का नाम बताया हूँ। तो इन टोटल 8 मिट्टी को मैंने आपको बताया और उसका स्थानीय नाम भी मैंने आपको बताया। तो इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और पीछे जाकर देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको समझ में आ जाएगा। और 2 बार देखते हैं वीडियो तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, युवा गृह गितियोना को किस जनजाति में कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 32% से अधिक जो है जनजाति है पाई जाती है। और उन जनजातियों को या छत्तीसगढ़ को खास तौर पर बात करें तो कला और संस्कृति के नाम से पहचाना मिलता है। तो छत्तीसगढ़ को कला एवं संस्कृति, वो भी जनजाति कला एवं संस्कृति के नाम पे विशेष पहचान मिलता है। तो इन्हीं कला और संस्कृति में यदि हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं युवा गृह। युवा गृह मतलब ऐसा स्थान होता है जहां जनजातियों के जो युवा है उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक। तो गितियोना जो है ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर जनजाति के क्या है, युवा गृह है। यदि और युवा गृह की बात करता हूं, आप समझिएगा कुल 6 युवा गृह, कम से कम हम कुल 6 युवा गृह के बारे से पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आप मेंस का एग्जाम भी दे रहे हैं तो यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं तो घोटुल बहुत ही फेमस है, एग्जाम में घोटुल से क्वेश्चन पूछता है। पहले मैं युवा गृह के नाम लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जनजाति का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो घोटुल एक युवा गृह हो गया। दूसरा जो होता है धुमकुरिया, ठीक, धुमकुरिया। तीसरा जो हो जाएगा
गिति योना, ठीक है, गिति योना। चौथा हो जाता है घसर वासा, ठीक। पांचवा रंग भंग, और छठवा जो हो जाएगा ये है ढांग बक्सर, ठीक है, ढांग बक्सर। अब देखते हैं कौन सा जनजाति का ये युवा गृह है। देखिए घोटुल की बात करता हूं तो ये हो जाता है मुरिया जनजाति। धुमकुरिया की बात करूं तो उराव जनजाति। गितियोना की बात करूं तो बिरहोर जनजाति। घसर वासर की बात करूं तो घसर वासा जो हो जाएगा भारिया जनजाति का। रंग भंग हो जाएगा भुइया जनजाति का। और धांग बक्सर जो है ये परजा जनजाति का हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में कुल 6 युवा गृह देखने को मिलता है, जिसमें से घोटुल मुड़िया जनजाति का, ढुमकुरिया उराव जनजाति का, गितियोना बिहोर जनजाति का, घसरवासा भारिया जनजाति का, रंगभंग भुइया जनजाति का, और धांग बक्सर जो है परजा जनजाति का है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा गृह से भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर। देखिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है ना सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। देखिए यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये जो एरिया होता है मैदानी क्षेत्र है। इधर बात करें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार हो जाता है, यहाँ जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, और यहाँ भी दंडकारण्य का पठार देखने को मिलता है। तो देखिए यदि हम वर्षा की बात करते हैं, उत्तरी क्षेत्र की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे खास तौर पे, तो यहाँ हमको 125 से 150 सेंटीमीटर तक का वर्षा देखने को मिलता है। जयपुर सामरी पाट प्रदेश की हम बात करें तो 172 सेंटीमीटर तक हमें वर्षा देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलता है, और यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ भी लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र होगा जो सबसे कम, और यहाँ पे जो मैकल श्रेणी है, इस मैकल श्रेणी की वजह से ये जो एरिया जो होता है ना, यह जो एरिया है वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का तापमान जो है उसको ना ही समुद्र की निकटता और ना ही समुद्र सतह से ऊंचाई जो है प्रभावित करती है। लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी मानसून से ही होता है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवा का छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से ही छत्तीसगढ़ में वर्षा होता है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को एक दूसरे नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधी, ठीक है, उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो इसे याद रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ए और 2 सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खम स्वांग क्या है? एक लोक नृत्य है जनजातियों का। तो ये जो नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए यदि कोरकू जनजाति की बात करता हूं मैं, तो कोरकू जनजाति जो है हमें सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है, खासतौर पर सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। कोरकू जनजाति जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं कोरकू जनजाति का, तो इसका अर्थ जो होता है ना भूमि खोदने वाला, ठीक है। क्या होता है? भूमि खोदने वाला, ठीक। और इसका यदि और नृत्य की बात करते हैं तो थाप्ती, ढांडल, ठीक, खमस्वांग, ये इसका नृत्य है, ठीक है। तो थाप्ती, ढांडल और खमस्वांग, तो ये सब चीज हमें देखने को मिलता है कोरकू जनजाति के बारे से। ओके, तो याद रख लेंगे सबको। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। देखिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो वन वृत्त होता है ना वो बिलासपुर वन वृत्त है, और सबसे छोटा की बात करते हैं तो दुर्ग,
थोड़ा सा फास्ट चलते दोस्तों, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के वन वृत्त को 6 भाग में बांटा गया है: सरगुजा, रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर। तो बिलासपुर सबसे बड़ा है और दुर्ग जो है सबसे छोटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर वन वृत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकलामा लॉ एस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इकलामा लॉ एस्क क्षेत्र जो है ये कबीरधाम जिले में स्थित है, और यहाँ जो लॉ एस्क शुक्लदत्ता के नाम से कबीरधाम जिला को यहाँ पे जाना जाता है, मतलब इकलामा क्षेत्र को। ओके, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर जो है ऑप्शन नंबर बी 80.45% हो जाएगा। यदि महिला की बात करें तो महिला साक्षरता दर जो है वो 60.24% है। तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर 60.24, पुरुष साक्षरता दर 80.45 है। ठीक, और यदि कुल बात करें तो कुल साक्षरता दर कितना है छत्तीसगढ़ में? तो 70.28%। वही हम भारत की बात करें तो भारत में है 74.04%। तो ये था साक्षरता दर से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो बीजापुर जिले में जो है ना ये धारवाल शैल समूह पाई जाती है, और बीजापुर जो है ये कोरंडम के लिए काफी फेमस है। ओके, ये भी याद रख लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस चट्टान में पाई जाती है? तो धारवाल शैल समूह पाई जाती है यहाँ पे। और धारवाल शैल समूह जो है ना लौह अयस्क के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब धारवाल शैल समूह में ही हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। इससे पहले के क्वेश्चन में ही मैंने चर्चा किया था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए ये भारत है, तो जून के महीने में क्या होता है, ये मानसूनी हवा जो ना केरल से प्रवेश करता है, अब केरल से प्रवेश करते हुए ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है और यहाँ से क्या होता है, मानसून प्रारंभ होता है। तो इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम देखते हैं मानसून, और ये क्या है, मैकल श्रेणी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ढुकू विवाह की जनजाति में प्रचलित है। तो ढुकू विवाह की जब हम बात करते हैं तो ये जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। यदि हम नृत्य की बात करते हैं, दमनच नृत्य जो है कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो दमनच नृत्य है विवाह के समय किया जाता है, विवाह उत्सव के समय में किया जाता है, और यह जो नृत्य है भयोत्पादक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कोरवा जनजाति दो भाग बंटता है, एक दंडामी यानी कि दिहाड़ी कोरवा, तो दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्र में है, और पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ी क्षेत्र में है। अब पहाड़ी कोरवा को जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति, ध्यान रखेंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। तो ढुकू विवाह जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 2020 को। 2020 यह जो दिन था हरेली का दिन था, हरेली का त्यौहार था, और इसी दिन जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना को प्रारंभ किया है। अब बता दूं गोधन न्याय योजना के तहत जो है गोबर खरीदी की जा रही है। जो गोबर खरीदी जो है 2 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदी जा रही है, और इसी गोबर का क्या किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, और वर्मी कंपोस्ट बनाकर क्या किया जा रहा है, 10 रुपये प्रति किलो के दर से बेचा जा रहा है। और यह जो है वर्मी कंपोस्ट जो है गौठानों के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसमें महिला स्व सहायता समूह द्वारा विशेष योगदान यहाँ पे है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 2020। तो गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या है, गौ पालन को, जो गौ पालन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति गौ पालन कर रहा है तो उसको गोबर ही मिलेगा, गोबर मिलेगा तो उसको बेच के आमदनी एक्स्ट्रा आय अर्जित कर सकता है। देखिए इसमें क्या है, वर्मी खाद तैयार की जा रही है, और इसकी बिक्री भी सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है। ध्यान रखेंगे कितने रुपए में, तो 10 रुपये प्रति किलो। इससे क्या है, रोजगार भी बढ़ेगा और अतिरिक्त आय का भी अवसर बढ़ेगा। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है हरेली पर्व के दिन शुभारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
किस योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अभियान जो है स्वराजी गांव योजना के तहत किया गया है, और ये भी जो है 1 जनवरी 2019 से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराजी गांव योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69। ठीक है, तो 69 जो है कृषि उपज मंडियां है, और वही हम बात करते हैं उप मंडिया का, तो उप मंडिया जो है 118 है, और कृषि उपज मंडिया 69 है। तो ये दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछते हैं एग्जाम में ना, इसलिए बता दिया हूँ आपको। दोस्तों फिर से, यदि आप अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किए हैं तो 149 रुपये की फीस है, परचेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया 5 सितंबर से। ठीक है, यदि आप आज परचेज करते हैं तो पुराना जो भी टेस्ट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि कोई सुझाव सलाह हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, मस्त रहिए, धन्यवाद।